गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सो अभिनव, यस सर। गुड। आपने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, 12th में थोड़ा सा कम हुआ, फिर इंजीनियरिंग में कम क्यों हुए? 6.78 पे क्यों आ गए? सर मेरा स्कूलिंग के दौरान माध्यम हिंदी था। फिर इंजीनियरिंग में जब माध्यम शिफ्ट हुआ तो शुरू में थोड़े चैलेंजेस आए, लेकिन सेमेस्टर दर सेमेस्टर ये मार्क्स बढ़ते गए। और उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव था कॉलेज में। और मैंने कई प्रकार के क्लब सोसाइटी ज्वाइन किए थे, तो उससे थोड़ा कुछ मेरी भी गलती थी। अच्छा, फिर आपने ये क्या किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या किया? सर मैं वर्तमान में IIT दिल्ली से मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी कर। अच्छा, मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ बच्चे कि आपने सुना होगा कि राजस्थान प्रवासी दिवस अभी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था। बहुत सारे एमओयू साइन हुए, जी सर। लेकिन वो एमओयू बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इस तरह के सम्मेलन करने का कोई फायदा होता है क्या? जी सर। सर ऐसे सम्मेलन, क्योंकि राजस्थान का जो डायस्पोरा है, जो रिच इंडस्ट्रियल बेस है यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट का, तो वो ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से मोबिलाइज होता है। तो मुझे लगता है कि MOUs एक मेमोरम ऑफ अंडरटेकिंग, हम एक कॉमन ग्राउंड पे पहुँचते हैं ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से। वो कन्वर्ट उतना नहीं हो पाया, उसके कुछ अपने चैलेंजेस हैं, परंतु ऐसे सम्मेलन यहाँ प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के लोगों को कि वो अपने स्टेट में इन्वेस्ट करे, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा अपने स्टेट के प्रति होता है। लेकिन उसका जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है वो तो होता नहीं है इतना, जो इतने सालों से लगातार होते आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। जी सर। सर उसके जैसे चैलेंजेस हैं, हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस की प्रावधान किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी भी एक सिंगल विंडो के पीछे मल्टीपल डोर्स हैं। जैसे अभी भी अलग अलग तरह की NOCs लेने के लिए हमको अलग अलग प्रकार से जैसे पॉल्यूशन का अलग है, और उसके लिए हमने चीफ मिनिस्टर लेवल पे रिव्यू मीटिंग्स, रिव्यू कमेटीज़ जो कि चीफ सेक्रेटरी सर के नेतृत्व में होती है, तो वो सब भी हमने प्रयास किए हैं। लेकिन अभी भी लैंड जो कन्वर्जन के जो रूल्स हैं और उन सब में कहीं चैलेंजेस हैं ग्राउंड रियलिटी। जैसे अभी हमने टिब्बी में देखा कि इंडस्ट्रीज़ लगने के बाद में भी वहाँ पे जो पब्लिक सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, और वो एक चैलेंज देखने को मिलता है। हम लोग ये बहुत बार बार बात कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ रिफाइनरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरा, तो एक राजस्थान की इकोनॉमी को मेजर बूस्ट मिलेगा। ऐसा क्या हो जाएगा कि मेजर बूस्ट मिलेगा? सर जो रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है उसमें एक तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम पेट्रोकेमिकल पूरा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ से जनरेट होते हैं, पेट्रोलियम जेली से लेके कोल टार से लेके एविएशन फ्यूल भी। तो ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो कि बहुत लोगों को रोजगार देगी। दूसरा क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव कैसे बेटे? ये तो सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। रिफाइनरीज 100% ऑटोमेटिक। फिर भी वर्कर्स कम से कम मुझे लगता है कि 20-25 हज़ार लोगों को डायरेक्ट वे में रोजगार उपलब्ध कराएगी। उसके बाद में जो ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं एरियाज में, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, वो भी यहाँ पे डेवलप होंगी, क्योंकि हम अपने ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर्स के माध्यम से एनर्जी हब्स को जोड़ रहे हैं। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे हमने क्रिएट किया, तो एक तरीके से वहाँ उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हमको देखने को मिला है कि बाड़मेर में काफी रिफाइनरी से रिलेटेड ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज अभी। ओके। अच्छा, ये बात बताओ कि राजस्थान में कहा जाता है कि संस्कृति बहुत रिच है, टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, एकदम सब कुछ हमारे पास, किले हैं, ये है, वो है, सब कुछ है। लेकिन जब भी जो फॉरेन टूरिस्ट का जो इन्फ्लो होना चाहिए वो तो बहुत ही न्यून है। जबकि अगर आप केरल जाएं तो वहाँ फॉरेन टूरिस्ट आपको अंधाधुंध मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे राजस्थान में क्या कमियां हैं कि जो टूरिज्म जिस तरह से पनपना चाहिए था वो नहीं पनपा अब तक? सर एक चैलेंज कनेक्टिविटी का आता है कि राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है कि जैसलमेर और जयपुर और उदयपुर अगर कोई टूरिस्ट घूमना चाहे तो उसे 6-7 डेज की आइटिनरी लेके चलनी पड़ती है। तो अगर हम उस कनेक्टिविटी को और फास्टर बना सके, और दूसरा चैलेंज है कि हम एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेवल पे थोड़ा कम फोकस अभी तक कर रहे हैं जितना हम डेस्टिनेशन और हेरिटेज बेस्ड टूरिज्म पे कर रहे हैं। तो अगर टूरिस्ट को एक्सपीरियंस करो, जैसे केरला में स्कूबा डाइविंग इत्यादि कई एक तरह के एक्सपीरियंस उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो राजस्थान में भी हॉट एयर बैलून इत्यादि एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज़ें सर्किट्स के माध्यम से हमने टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ा है, जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो इन फ्यूचर वो हमें फॉरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो
एक ट्रेन हमने चलाई जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म है। अच्छा ये बताओ कि अगर राजस्थान का स्थिति पूरा परिदृश्य देखा जाए तो आपको ऐसी क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है कि आप आरएएस ज्वाइन करना चाहते हैं? आप तो इंजीनियर हैं, बढ़िया से इंजीनियरिंग जॉब करें। आपने अब इतना बढ़िया डिग्री आप आईआईटी से भी ले रहे हो। आपके तो खूब सारे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। फिर आरएएस का एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा है? सर आरएएस की जॉब मुझे दो अवसर उपलब्ध करवा सकती है, पहला पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का और दूसरा पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। और मेरे जो इंटरेस्ट एरिया है पब्लिक पॉलिसी में, वो एनर्जी ट्रांजिशन और वाटर और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। तो लेकिन सुनो आप, एज़ आरएएस ऑफ़िसर तो पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन में तो आपका रोल आएगा नहीं, बहुत एंड में जाके अगर आप करियर का एंड होगा, जब जाके कोई पॉलिसी फ़ॉर्मेशन में वो भी बहुत नीचे लेवल पर, सजेस्टिव लेवल पर पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन के अंदर आ सकता है। कोई आप डिसिसिव रोल तो कहीं पॉलिसी फ़ॉर्मेशन का खेलोगे नहीं उसके अंदर। तो फिर ऐसा क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है? सर फिर भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एक इक्वली पार्ट है, क्योंकि वहाँ से एजेंडा फ्लो होता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो वहाँ पे मैं अपने डिसीजिव जो इनपुट्स होते हैं, जो अपना कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम एक इंटरकनेक्टेड मैनर में काम करते हैं, तो मेरा जितना भी मैंने पढ़ाई करी है, तो मुझे ऐसा लगा है कि इम्प्लीमेंटेशन का भी एक इक्वल रोल है, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जब वर्क करते हैं तो पॉलिसी जब उन्हीं में। चलो पॉलिसी अच्छी आ गई, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ये तो आप किसी भी जगह कर सकते हो। अगर आज आप रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो एज इंजीनियर, तो वहाँ की बढ़िया-बढ़िया पॉलिसी बनती हैं, उनको बढ़िया शानदार तरीके से इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पे क्या है, आप एनजीओ ज्वाइन कर लो, वो भी बहुत अच्छा आपको इम्प्लीमेंटेशन का मौका मिलता है। आप डायरेक्ट ग्रास रूट पे लोगों के साथ काम कर रहे होते हो। फिर यहाँ ऐसा क्या है? सर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है 1 वर्ष तक, लेकिन एक तरीके से जो मासेज को इंटरकनेक्ट करने वाली बहुत और ग्रास रूट पे जो रियलिटी डिफरेंट होती है, वी हैव डिफरेंट केस न्यू डे। तो उस प्रकार से अगर मैं देखूं तो जो ये सर्विसेज हैं वो मुझे डाइवर्स नेचर ऑफ वर्क प्रोवाइड कराएगी, कि मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से जनरलिस्ट मैनर में दे पाऊँ। कर पाओगे आप? अच्छा, ये बताइए, राजस्थान के रहने वाले हो, तो राजस्थान में कौन-कौन से मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? और उसके बाद मुझे जो मानना है कि मिनरल्स यहाँ काफ़ी हैं, पर इतना उनका एक्सप्लॉयटेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो कहाँ हो पा रहा है? 3 क्वेश्चन हो गए सब सेट, ठीक है? बताइए। सर राजस्थान में कुछ मिनरल्स की मोनोपोली है, जैसे कि जिंक अगर हम देखें, उसके अलावा सिल्वर देखें, और वॉलेस्टोनाइट इत्यादि की मोनोपोली है, अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे ग्रेनाइट, मार्बल जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा कई जगह आयरन और भी देखने को मिलता है। इनकी उपलब्धता अरावली रेंज में हमें, जैसे देवारी और जो चंदेरिया जैसे एरियाज हैं उदयपुर में, वहाँ पे हमें जिंक वगैरह देखने को मिलते हैं। हमें सिरोही में वोलेस्टोनाइट देखने को मिलता है, पाया जाता है। कॉपर खेतड़ी में पाया जाता है। और 2 क्रम की चट्टानें यहाँ पे, 3 प्रकार की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, जैसे सैंडस्टोन है, जैसे मिनरल्स है, वो हमें वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। और कोटा स्टोन और इस प्रकार के जो इग्नाइट रॉक से जो मिनरल्स मिलते हैं वो हाड़ौती में। अगर मैं इस चीज मेटेलिक मिनरल्स वगैरह जो मिलते हैं या जो जैसे मेटल, उनका यूटिलाइजेशन कहाँ-कहाँ हो रहा है, कैसे-कैसे हो रहा है? सर हम अभी जो मिनरल प्रोसेसिंग सेक्टर है, क्योंकि राजस्थान मिनरल डाइवर्सिटी में नंबर 1 है, लेकिन मिनरल से अर्निंग में आई बिलीव 5th रैंक पे है। तो हम मिनरल प्रोसेसिंग सेक्टर में अभी तक उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में सुदृढ़ नहीं है। तो उनका प्रोसेसिंग अभी मेजरली जिंक और कॉपर का हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में इनका प्लांट है, और जिंक में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता ग्रुप, उनका देबारी और चंदेरिया में प्लांट है। उसके अलावा जो रॉ मिनरल प्रोसेसिंग है उसका भी अभाव है। अच्छा, जिंक का कहाँ बताया प्लांट आपने? सर देवारी और चंदेरिया। अच्छा, अब आप इंजीनियर हो, ये पावर एनर्जी कैपेसिटी या पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी राजस्थान की करीब कितनी है एस्टिमेटेड अभी, और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स हैं यहाँ पर? सर कैपेसिटी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु जो अगर हम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स की बात करें, तो सूरतगढ़ पावर प्लांट है, कोटा थर्मल पावर प्लांट है, और रावत भाटा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अभी एक बांसवाड़ा में हम स्थापित करने जा रहे हैं। उसके अलावा सोलर एनर्जी पार्क में भड़ला सबसे बड़ा जोधपुर में हमारा सोलर पार्क है, और वेस्टर्न राजस्थान में हमें
विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के कई पावर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। सोलर एनर्जी की आजकल बात काफ़ी चल रही है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या व्यू है? क्या-क्या और डेवलपमेंट या फास्टर पेस पर राजस्थान में करने के लिए क्या-क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? जी सर। सर सोलर एनर्जी क्योंकि रेडिएशन बेस्ड एनर्जी है और राजस्थान में उसकी 142 गीगावाट कैपेसिटी है, उनकी संभावनाएं देखी जाती है। तो राजस्थान में अभी हमने सोलर में अच्छा काम किया है। उसमें एक चैलेंज आता है कि क्योंकि सोलर एनर्जी जो है इंटरमिटेंसी पे बेस्ड है, तो स्टोरेज जो है, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए हमें स्टोरेज सिस्टम्स की बहुत उपयोगिता है। तो राजस्थान अभी अपनी ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए जो एनर्जी स्टोरेज है उनके ऑप्शंस पे काम कर रहा है। तो अगर स्टोरेज के कई ऑप्शंस की बात की जाए तो कैपेसिटर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज हो सकता है, बैटरी बेस्ड हो सकता है, और जो पावर टू गैस जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के रूप में हम एनर्जी संग्रहित करते हैं। राजस्थान अभी सबसे ज़्यादा फोकस अपनी पॉलिसी में बैटरी बेस्ड सिस्टम्स पे स्टोरेज में कर रहा है, क्योंकि वो एक चैलेंज है, क्योंकि ग्रिड स्टेबल नहीं है। नाइट में जो पावर है उनके टैरिफ्स डिफरेंट हो जाते हैं, डे लाइट में पावर के टैरिफ्स डिफरेंट है। तो ये डिस्कॉम्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। तो हमने पूगल बीकानेर में बैटरी स्टोरेज सिस्टम प्लांट लगाया है। इससे डाइग्रेस होकर मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, संविधान में, हिंदी में आप चाहेंगे ज़्यादा बोलना? मूलभूत अधिकार दोनों में इक्वल है, पर फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार आपके सामने एक तो पहले इन्यूमरेट कर दीजिए कौन कौन से हैं। जी सर। तो हाँ, इनको वेरियस कैटेगरीज के में देखा जा सकता है। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी हमारा संविधान हमें गारंटी करता है। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ और राइट टू बिलीफ और पर्सनल बिलीफ और माइनॉरिटीज इत्यादि को जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं ये गारंटी करता है। उसके अलावा एक राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी उपलब्ध है। कुछ समय में कुछ चेंजेस हुए थे एक दो राइट्स में, क्या किया था कुछ सालों पहले या कभी? सर राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, और उसके चलिए फंडामेंटल राइट्स तो भी है। अच्छा, फिर वी डाइवर्ट नाउ। गवर्नमेंट जब काम करती है तो कुछ पावर गवर्नमेंट के पास सेंटर में है, कुछ और कुछ पावर स्टेट के पास होती है, तो उसको क्या कहते हैं वर्ड? कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हाँ बताइए। फेडरलिज्म। वो 7th शेड्यूल में लिस्ट मेंशन है, जो कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर। सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे होंगे ना भाई, इस सब्जेक्ट पर सेंटर ही बना सकती है लोग, इस सब्जेक्ट पर स्टेट ही बना सकती है, और भी कोई है तीसरा? हाँ सर, कॉन्करेंट लिस्ट भी है इस पे, हाँ, बना सकते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से आते हैं, कुछ ध्यान है आपको? एग्जाम्पल के तौर पर बताइए। सर एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में है। अपने एनवायरनमेंट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट, इस पे काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे चर्चा होती है। क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग? सर ग्लोबल वार्मिंग एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और इत्यादि जो वार्मिंग गैसेज हैं, जिनके कारण जो इंफ्रारेड जो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पहुंचती है, उनका जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाता है और पृथ्वी एक तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है। इसके बारे में कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे प्रयास हो रहे हैं तो किस तरह के? सर UNFCCC यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है, जो कि सॉरी ये क्लाइमेट चेंज का, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग लेवल पे हम जो COP30 इनके माध्यम से जो काउंसिल ऑफ पार्टीज है उनके माध्यम से हम इनिशिएट। तो बेटा UNFCCC की तो है वो पार्ट। कोई बात नथिंग, इसके कोई ऐसे गड़बड़ नहीं है। हाँ। जो पता है वो बताइए एंड विल सपोर्ट यू, वी आर हियर टू जस्ट सपोर्ट यू, है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ गोइंग टू, अच्छा, एक करंट अकाउंट डेफिसिट, आई एम डाइग्रेसिंग अगेन, उसके बारे में कोई कमेंट आपका? क्या कहलाता है, क्या होता है? सर ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है,
उसको डिनोट करता है। और हमारा जैसे रशिया के साथ अभी हाईलाइट हुआ था, काफ़ी ट्रेड डेफिसिट पिछले 2 वर्षों में काफ़ी बड़ा है, और चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है हमारा। ट्रेड डेफिसिट का मेजर है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, अमाउंट की कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई। आज हमारे देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की बात हो रही है। जी सर। और दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जी सर। तो क्या विदेशी विश्वविद्यालयों को बुलाना, जी सर, वोकल फॉर लोकल, इनमें कोई विरोधाभास आपको लगता है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं कि इस तरीके के विश्वविद्यालय हमारे यहाँ आने चाहिए, और इसका क्या फ़ायदा होगा? जी सर। सर मुझे लगता है ये एक दूसरे के पूरक हैं कि जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें इनोवेशन और एक्सपर्टीज नॉलेज की आवश्यकता होती है। इंडिया कहीं ना कहीं एक प्रकार से नॉलेज इकोनॉमी बनने की दिशा में भी प्रयासरत कर रहा है। तो डेवलपमेंट का जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है, जिसमें यूनिवर्सिटी, एकेडमिया और प्राइवेट सेक्टर, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तीनों मिलकर काम करते हैं, तो हमारे पास अभी भी, क्योंकि हमारा R&D एक्सपेंडिचर 0.66% है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एक वे में उस R&D वाला जो पार्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट है, यहाँ पे इनोवेशन लेकर आएगी, जिसको हम ट्रांसलेट करके अपनी जो इकोनॉमी है, अपना जो डेवलपमेंट है, उसको इंश्योर कर सकते हैं। नहीं बेटा, जो सर ने पूछा दूसरी चीज पूछ रहे थे कि अब मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आ गई, तो पैसे तो उसको यहाँ के रिसर्च डेवलपमेंट के यहीं किस कंट्री से तो मिल पाएंगे, राजस्थान इंडिया से तो मिलेंगे पैसे, तो वो तो अपनी IITs को देकर उससे हम डेवलपमेंट अच्छा करा सकते हैं। फिर ये बाहर की यूनिवर्सिटी को बुला के उनको पैसा देके रिसर्च कराने की बात करेंगे, ये दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। सर हमारे IITs में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, लेकिन आज जब हम एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात करें, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो आज हम टेक्नोलॉजी पार्ट पे रिसर्च कर पा रहे हैं, लेकिन वो बेसिक लेवल का है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मैं मानता हूँ कि अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसकी पेस धीमी है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़, नहीं, आपने इसके बारे में पढ़ा कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आ रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी हमें क्या ऑफर कर रही हैं? सर सॉरी सर, इसके बाद आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका आंसर ना, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में आना चाहती हैं, उनका फील्ड क्या है। यस सर। तो आपका जो आंसर है ना, उससे रिलेटेड होता है। थैंक यू सर। आपकी पहली प्राथमिकता RAS है, दूसरी प्राथमिकता RPS है। जी सर। RAS अधिकारी के रूप में सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जन समस्याओं जी सर। का निराकरण और जन को सेवा करना। जी सर। आप यहाँ आए हैं, जी सर। तो यहाँ आते हुए आपको कौन कौन सी समस्याएं दृष्टिगोचर हुई कि जिनको नहीं होना चाहिए? सर मुझे ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू देखने को मिला, जो कि मेजरली इंक्रोचमेंट के कारण मैंने ऑब्जर्व किया। सेकेंडली समस्या नहीं देखने को मिली, लेकिन मैं अभी जिस बिल्डिंग से आया हूँ वहाँ पर मुझे लगता है फायर सेफ्टी का एक बड़ा इशू था। जन समस्याओं पर अपने बात करेंगे थोड़ा। हमारा जो प्रश्न है ना, यस, आते हुए बहुत समस्याएं दिखती हैं। मेजरली ट्रैफिक मैनेजमेंट, और कहीं मुझे जो लाइट थी उस पर बेगर्स भी देखने को मिले थे। ओके, चलिए। ट्रैफिक पर आपको कल आप पुलिस अधिकारी बन गए और आप क्या ट्रांसपोर्ट अधिकारी बन गए, जिस आपको ये दायित्व मिला, तो ट्रैफिक सुधार के लिए आप 3-4 सुझाव समझाओ कि जो बिल्कुल बेसिक से कैसे सुधर सकता है। सर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम डिमांड सप्लाई का मॉडल देख सकते हैं कि अभी हमारी ट्रैफिक की एक मॉडल है जिसमें हम सप्लाई कंट्रोल कर दें कि ट्रैफिक को ही जो डिमांड्स हैं रोड्स वगैरह की, उसको कम कर दें, और एक है कि हम सप्लाई बढ़ा दी। तो मैं मानता हूं कि अभी हम जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं वो सप्लाई बेस्ड मॉडल है कि हम नए हाईवेज, नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो रोड पे क्रिएट कर रहे हैं, जो नए रूट्स बना रहे हैं। शहर से आए हैं? हाँ, शहर से। आपका उत्तर शहर तक सीमित रखें, ठीक है, हाईवेज दूर है। हाँ, तो ट्रैफिक कंजेशन हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए कंजेशन प्लान्स बनाए जा सकते हैं, अल्टरनेटिव रूट्स बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके इन्फोर्समेंट को प्रभावी बनाया जा सकता है। एजुकेशन भी इसमें एक पार्ट है कि
अगर हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयर करवाएं, जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह है इत्यादि प्रोग्राम चला के, तो वो भी हमको लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से मदद करेगा। और इमरजेंसी केयर मैं इसमें एक पार्ट ऐड करना चाहूँगा कि ट्रैफिक में शहर में भी कई जगह हमें देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनकी इमरजेंसी के लिए भी बूथ्स स्थापित करना, ट्रैफिक बूथ पे जो फर्स्ट एड बॉक्सेस इत्यादि। दुनिया में दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यस। एक संगठन है WTO। यस। आज कितनी समस्याएं दुनिया में फैली हुई हैं, मान लिया रूस यूक्रेन का युद्ध है, टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, तो इन संगठनों की आवाज कुछ सुनने में नहीं आ रही। जी सर। पहले तो WTO क्यों नहीं कुछ कर पा रहा? WTO होता क्या है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक ग्लोबल कंसेंसस एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल? हाँ, ग्लोबल। इसमें सारी कंट्रीज इसके पार्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज इसका पार्ट हैं। ये इसके जो मेजरली डोरमेंसी का रीज़न ये है कि अभी जो वर्ल्ड में प्रोटेक्शनलिज्म चल रहा है, एक कथन कहा जाता है कि एवरी पैंडेमिक इंश्योर्स द डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कोविड के बाद में हमें दुनिया में प्रोटेक्शनलिज्म काफ़ी हद तक देखने को मिला है। तो प्रोटेक्शनलिज्म का जो रीज़न है वो दिया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी। यूएस ने ट्रेड को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ते हुए ट्रेड डिफिसिट्स को देखा है। तो WTO इस दिशा में कोई कार्य इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर ऐसा कोई क्लोज नहीं है जिसमें वो इंटरवीन कर सके। सेकेंडली, फॉर्मल कंप्लेंट्स भी बहुत कम रजिस्टर की जा रही है कंट्रीज के द्वारा। थर्ड, अपीलेट मैकेनिज्म अभी तक वहाँ पे प्रभावी नहीं हुआ है, वो डोरमेंट है। तो फिर इन संगठनों को खत्म कर देना चाहिए? नो सर, संगठनों को ख़त्म करना सॉल्यूशन नहीं होगा मेरे मत में, क्योंकि ये संगठन अभी भी जो अपना जो कंसेंसस है, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट्स दिए हैं, ठीक है, फ्री एंड फेयर ट्रेड के लिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के कंसेप्ट्स हैं वो हम बायलैटरल ट्रीटीज़ में अभी भी फॉलो कर रहे हैं। वो एक तरीके से उन्होंने एक थीसिस प्रोवाइड कराया है जो कि हमारे ट्रेड डिसीजंस का भी पार्ट है, और एक्सपर्टीज़ भी वो देश प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो उनकी जो सब्सिडरी बॉडीज़ है UNEP इत्यादि, वो अभी भी हमको ऐसे साइंटिस्ट के प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करवा रही है जहां से हमको क्लाइमेट चेंज या ट्रेड रिलेटेड मुद्दों पे एक्सपर्ट नॉलेज उपलब्ध करवा रही है। ओके। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारा देश तीसरी चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जी सर। और पर कैपिटा इनकम में नीचे से देखते हैं। जी सर। तो ये क्या है? हमारी पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है। जी सर। 100 नंबर पे हो या 90 नंबर पे कहीं होगी, और हम तीसरे चौथे, तो हम ऊपर आगे और जनता बहुत नीचे। क्या विरोधाभास है? कैसे है ये? सर, इसमें इनइक्वालिटी के पॉइंट से इसको समझा जा सकता है कि जो हमारे देश में जो मेजरली जो वेल्थ है वो कंसंट्रेटेड है टॉप लेयर्स के पास। तो अगर वो तो उनकी हमने वेल्थ निकाल दी तो पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी। जी सर। तो वही है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का एक डायलेमा है, जिसमें हमारी डेवलपमेंट स्टोरी जो है अभी भी भारत में 25% के आसपास, अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से देखें तो गरीबी है। और इसके रीजंस ये कहे जा सकते हैं कि हम आई एम नॉट एबल टू। कोई नहीं। अब आपने सुना होगा कई, जैसे पहले आज से 10-20 साल पहले इलाहाबाद कहते थे। जी सर। अब प्रयागराज कहते हैं। जी सर। पहले भोपाल कहते थे, उस स्टेशन कमलापति कहते हैं। जी सर। तो ये नाम बदलने से क्या उद्देश्य है इसके पीछे, और क्या आप ऐसी चीज को सपोर्ट करते हैं? सर, नाम बदलना एक प्रकार से एक कॉलोनियल माइंडसेट को बदलने की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट कहा जाता है कि भोपाल नाम तो कॉलोनियल होगा क्या? सर, वो उनको जैसे जो इन्वेडर्स थे उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ये जो शहर हैं, इनका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था या इनका जो हिस्टोरिकल रेलिवेंस था वो डिफरेंट था, जो कि बाद में परिवर्तित कर दिया गया था, और आज इनका जो स्टेटस है वो वापस ये किया जाना चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है कि नाम बदलना एक माइंडसेट बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता होगा, लेकिन ये एक प्रभावी सॉल्यूशन नहीं है। और
इन लॉन्ग टर्म ये कहा जा सकता है कि हमको बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है। तो जैसे हमने भारतीय न्याय संहिता इत्यादि जो लॉज बदले हैं, तो स्ट्रक्चरल लेवल पे काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। नाम बदलना उस स्ट्रेटेजी का एक पार्ट हो सकता है, परंतु इसको ज़्यादा सिर्फ यही हमारी आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं हो सकती। चलिए, आपका आरपीएस में सिलेक्शन हो गया। जी सर। आप डिप्टी एसपी बन गए। जी सर। और आप एक दल का नेतृत्व आपके एसपी साहब कर रहे हैं। एक आदमी को पकड़ लिया गया। जी सर। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि इसका एनकाउंटर कर दो। जी सर। तो क्या आपके उच्च अधिकारी के निर्देश के आधार पर आप उसका एनकाउंटर करेंगे? सर अगर वो एनकाउंटर, देखिए एनकाउंटर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ उन्हें इंश्योर करता है। तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि जो एनकाउंटर की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ये कहा कि एनकाउंटर जो है वो तभी होना चाहिए जब काउंटर अटैक हो। तो काउंटर अटैक की अगर सिचुएशन नहीं है तो एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या करेंगे? सर उस केस के अंदर मैं यही परसुएशन का इस्तेमाल करूंगा और यही कह पाऊंगा सर से। फिर भी आपको कहा गया करें? सर मैं अवॉइड करूंगा और मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि वो एनकाउंटर किसी के द्वारा भी वहां पे ना किया जाए। तो आई वुड डिसओबे द मेजर्स बट आई विल नॉट डू द एनकाउंटर। अच्छा, अभी राजस्थान में नए जिले बने हैं। जी सर। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर सबसे नया जिला कौन सा बना है? सर सॉरी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बताएं, मध्य प्रदेश की भी है। सर मैं श्योर नहीं हूं पर मैं गेस कर सकता हूं। हाँ करिए। डीग जिला। अच्छा, ये आपका उत्तर ठीक है। थैंक यू सर। उसमें कोई ऐसी बात, गैस आपको आता है तो गैस क्या है, फिर प्रभावी रूप से बोलिए। श्योर नहीं था सर। एक आखिरी प्रश्न बताइए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं जी सर और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नीति निर्देशक तत्वों को वो स्वरूप क्यों नहीं दिया गया संविधान बनाते समय जो फंडामेंटल राइट्स को दिया गया? उन्हें क्यों नहीं एनफोर्सेबल बनाया गया? क्या सोच थी? जी सर। सर जो नीति निर्देशक तत्व थे, जो वो अगर इन्फोर्सेबल बनाए जाते तो हमारी जो स्टेट कैपेसिटी थी उस समय पे वो उतनी नहीं थी कि हम राइट टू वर्क लोगों को उपलब्ध करवा पाएँ या फिर जो मैटरनिटी बिलीफ से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स दे पाएँ, क्योंकि वो फिर इन्फोर्सेबल होते। दूसरी चीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मैकेनिज्म कॉलोनियल ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा सकता है कि वो मेजरली वो थे जिनको स्टेट को गारंटी करना जरूरी है सबसे पहले। तो अब हमने ये किया भी है कि हम फेज्ड मैनर में काफ़ी नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि राइट टू एजुकेशन को हमने प्रयास किया था। तो जैसे इन्वायरमेंट को लेके कुछ प्रोविजंस थे जो नीति निर्देशक तत्वों में थे, तो उनको इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत काफ़ी राइट टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, तो हमने काफ़ी नीति निर्देशक तत्वों को अब हम मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन तब हमारी स्टेट कैपेसिटी आई बिलीव उतनी नहीं थी कि हम ये सब इंश्योर कर पाएँ। थैंक यू। आप बाहर बैठे हैं, आपको दोबारा बुलाते हैं। सर थैंक यू सर। आज बैठे आप ही बोल दीजिए। हाँ, ठीक है। बैठे बैठे। अच्छा बताओ, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? कैसा लगा? थोड़ा एवरेज था। हम्म? थोड़ा एवरेज था। क्यों, क्या ऐसा आपको क्या कमी महसूस हुई अपनी? मैं डिलीवर नहीं कर पाया उतना जितना मैं प्रोसेस कर रहा था। क्या चीज थी जो नहीं कर पा रहे थे? आंसर्स को स्ट्रक्चर किया जा सकता था। हाँ। वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड थे। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू हम लोगों के असेसमेंट में बहुत अच्छा था, लेकिन हम चाहते हैं कुछ चीजें आपको पता चले। जी सर। जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में बहुत इंप्रूव हो सके। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अपने आंसर्स को आप बिल्कुल स्पेसिफिक रखो। 1 2 3 4 मन के अंदर 1 2 3 4। इससे आप उस चीज से आगे ना बढ़ने की कोशिश करें। जो पूछा है ना आपसे, आप अपने आंसर को उसी तक लिमिट करना है आपको।
मतलब उसके अलावा कुछ चीजें बताने की कोशिश करना, जो जानना नहीं चाह रहा है इंटरव्यू के अंदर, यहाँ बैठे हैं जो, उनको भी बताने की कोशिश करना, इससे इंप्रेशन गलत जाता है। श्योर सर। इससे ऐसा लगता है कि जैसे आप उस एरिया में ले जाना चाहते हो जो आपका अच्छा प्रिपेयर है ना, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, आपका इंटरव्यू कब है? सर परसों है। परसों है। एक चीज आप, क्योंकि 2 ही दिन का टाइम है आपके पास, एक चीज आप जरूर कर लीजिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, कि आप जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हमेशा 2 या 3 सेकंड स्टॉप करिए, एकदम ऐसे मत लीजिए, और उस 2-3 सेकंड में अपने मन में बना लीजिए कि क्या चीज आप बोलना चाहते हैं और किस क्रम में आप बोलना चाहते हैं। श्योर सर। ठीक है ना? जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन्हीं मुद्दों के पास अपने आप को पाएंगे, अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को रख पाएंगे जिस पर कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी सर। एक तीसरी बात जो ये है कि आपको किसी भी समस्या का एनालिसिस करना आना चाहिए। जी सर। क्योंकि जब आपसे हमने तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे, आप बहुत अच्छा बताते रहे, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा बता रहे थे, लेकिन जैसे ही समस्याओं का सुलझान या उनका एनालिसिस करने की बात आई तो आपको थोड़ा सा हिचक हो गई। जी ठीक है सर। ना? इसका मतलब ये है कि इस 1-1.5 दिन में आपको एक काम करना है, एक राजस्थान विजन 47 बना है जी सर। ना? अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास हमने उपलब्ध करा रखा है, यहाँ पर मेरे चैम्बर साहब ले सकते हैं, बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं। जी सर। उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट चीजों में सोचा गया है, जी सर। उसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। श्योर सर। चौथी बात ये कि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि राजस्थान का स्वॉट एनालिसिस क्या है, जी सर। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड सबसे मुश्किल होता है थ्रेट्स पता लगाना। जी सर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, भाई क्या थ्रेट्स क्या है हमारे स्टेट को, तो ये आपको अच्छे तरह से आना चाहिए कि क्या ऐसा करा जाए कि उन थ्रेट्स को हम काउंटर कर पाए। श्योर सर। राइट? एक चीज इंटरव्यू के अंदर बहुत जरूरी हम देखते हैं कि आप में क्या इस प्रकार का एप्टीट्यूड है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, क्या आप बन सकते हैं अच्छे सिविल सर्वेंट? तो सिविल सर्वेंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट होता है ना, हर चीज को बड़े तीखी दृष्टि से देखता है कि भाई जब मैं आ रहा हूं तो क्या हो रहा था, क्या समस्या, जैसे सर ने पूछा आपसे क्वेश्चन कि भाई आप आए तो आप क्या क्या समस्या आपने ऑब्जर्व की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रट्टाफिकेशन वाली चीज है, लेकिन एक सिविल सर्वेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप जैसे फील्ड में दौरा करने निकले तो आपको बड़ी पैनिक दृष्टि होनी चाहिए कि आप क्या क्या फील्ड के अंदर हो रहा है, क्या चीज ऐसी है जो उसके अंदर छुपी हुई है, क्या चीज ऐसी आप महसूस करते हैं जिसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। जी सर। राइट? एक ये बात कि आप जब उत्तर देते हैं प्रश्नों का, तो ये जो हाथ दोनों रखते हो आप इसके अंदर, ये कुछ इंस्टीट्यूट वाले सिखाते हैं, श्योर। है ना, ये कोई आवश्यकता नहीं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप, इससे बल्कि ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि आप रोबोट बन के बैठने की कोशिश कर रहे हो। जी सर। है ना? आप आराम से रिलैक्स होकर बैठो, कभी कभी मान लो आपको हाथ यूज भी करना पड़ेगा, आप हाथ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यूं बैठना ना, इट इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। श्योर सर। लास्ट, कौन से गांव से आप बिलोंग करते हो? सुजानगढ़ चूरू से। सुजानगढ़ से। तो सुजानगढ़ लास्ट कब गए थे आप? अभी 7 दिन पहले। 7 दिन पहले गए थे। वेरी गुड। अगर आपसे ये पूछा जाए, जो कि आजकल काफी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कि एज एसडीओ अगर आप लगते हो या एज डीडीओ लगते हो, तो ग्रामीण स्तर से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या ढांचा होता है, और एक एसडीओ का मूल कार्य क्या होता है? जैसे आपसे मैं पूछूं, भाई आप एसडीओ बनना चाहते हो, आपका क्या मूल कार्य होगा, क्या बताएंगे आप इसका? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो बीडीओ का काम होता है, उसको मॉनिटर करना एक्सेट्रा। मॉनिटर करने के लिए तो कोई उसको ऐसे अधिकार दिए नहीं गए एसडीओ को। एसडीओ का मूल कार्य क्या है ना, ये चीज अपने को, क्योंकि जिस सर्विस को अपन ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके बारे में ये तो पता हो कि मूल रूप से हम करेंगे क्या। श्योर श्योर। आपकी बाकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए कि मेरा क्या काम है। आपका मूल काम है राजस्व वर्क। एज एसडीओ आपका राजस्व वर्क है, एज एसडीएम आपका लॉ एंड ऑर्डर का वर्क है। तो आप समझते हैं एसडीओ और एसडीएम में क्या फर्क होता है? यस सर। और इसी प्रकार ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्या क्या चीजें होती हैं, इनको आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। एक आपको सुझाव दूंगा मैं कि पिछले 10 दिन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, चाहे नेशनल हुई हैं चाहे स्टेट लेवल पर हुई हैं, उनको एक एक कागज पे लिखो, ऊपर लिखो ये समस्या थी, इसके विषय के बारे में लिख लो, और क्या सुझाव आए हैं अखबारों में, और आपका क्या सोच है उसके बारे में। आपकी सोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा आपकी खुद की सोच
आपकी खुद का एनालिसिस, वो आपको अधिक मार्क्स देगा, स्पेशली उन सर्कमस्टांसेस में जबकि इस बार जो गैप है इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के मार्क्स में और कट ऑफ बहुत मैटर कर रहा है। इस बार 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, 208 कट ऑफ मार्क्स है, यस तो इस समय इंटरव्यू की महत्ता बहुत ज्यादा हो गई। यस ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये भी कोशिश करी है कि बच्चों को हम ये भी सिखाएं कि डिफरेंट हमने 12, 13, 15 क्लासेस लिए, उनको भी एक बार देख लेना इंटरव्यू से पहले। श्योर उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपका आवाज का टोन अच्छा है, और मुझे पता नहीं है कि आप बाल इसी शेप में रख के ले जाएंगे या क्या करेंगे। ये थोड़ा अभी हो गया, वरना नहीं ऐसा नहीं रहेगा। कैसे जाएंगे बताओ। बस ये काफी रहेगा, अभी हेलमेट के कारण थोड़ा हो गया था। ओके ठीक है, और कपड़े क्या पहन के जाएंगे। तो सूट है, पहले आपने सूट कभी पहले। ये सर मैं पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ। नहीं कब, किस चीज का? आरएएस का यस सर, कब दिया था। 2023 में। 2023 नहीं, क्या वैसे परिणाम रहा उसमें? सर उसमें मेरी 120वीं रैंक थी, तब मैंने सूट पहना था तो उसमें। आपकी तो सर्विस मिली आपको? सर अभी एलोकेशन हुआ नहीं है, क्या मिलेगा? तहसीलदार सर्विस मिलने का अनुमान है। तो आप तो सफल उम्मीदवार हैं। हाँ यस यस सर। तो आप तो वैसे ही आपको इंटरव्यू का अनुभव भी है, तो अच्छा करना है ना, क्योंकि इस बार बहुत, उस समय आपने जब इंटरव्यू दिया ना उस समय परसेंटेज कम थी। यस सर यस। इस बार तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा महत्व का रखता है, इसलिए अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे एस्पायरेंट्स के साथ डिस्टिंग्विश करना आपका बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिवनेस। हाँ यस सर। लास्ट आपके लिए एडवाइस, इंटरव्यू में अब आज की तारीख में हम लोग ये देखते हैं कि आप इंटरव्यू के साथ कितना अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो बोर्ड के साथ, यस है ना। तो एक कन्वर्सेशन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, केवल क्वेश्चन आंसर हाँ ना में या फैक्ट बताने में तो नहीं जा रहे हैं, यस कि क्या आप बोर्ड के सारे मेंबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके हो। ठीक है, जब आप उत्तर दे रहे होते हो, जैसे मान लीजिए सर ने क्वेश्चन पूछा या सर ने क्वेश्चन पूछा, तो मुख्य रूप से तो इनकी तरफ देखो क्या, लेकिन चारों तरफ आपको चलना चाहिए। एंड जब आप एंट्री करते हो तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी होगा वो आपको सबको करने की जरूरत नहीं होती। श्योर। इसका नियम ये होता है कि जो भी चेयर है वो उसको आप कर दिए, इट मींस यू हैव डन इट टू द बोर्ड। यस कोई महिला अगर बैठी हुई है साथ में तो महिला को अलग करना होता है, श्योर। ये एक बेसिक चीज है। अब आपके मन में कोई अगर प्रश्न हो तो बताइए। सर मेजरली आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस मतलब नहीं हुआ, अपनी डिलीवरी और उस अप्रोच पे ही ज़्यादा फोकस था, तो आपने वो क्लियर कर दिया है। कर लीजिए, और उसको जरूर 2047 वाले को जरूर देख लीजिए, Yes, क्योंकि sir. उसके अंदर समस्या, वर्तमान स्टेट Yes, एंड हम फ्यूचर में सरकार क्या सोच रही है, ये चीज उसके अंदर दी हुई है। बहुत लंबा जो आंसर देते हैं ना, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन कट करवा देते हैं। जी 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 जैसे आपने मेरे को कोई 1 मिनट में उत्तर देना था और आपने 3 मिनट ले लिए, जी सर। तो अगर सीमित में रहते तो हो सकता 2 अच्छे क्वेश्चन और आके तो आप उसको मेकअप कर लेते, यस यस वरना एक में उलझ गए, यस है ना। तो ये भी एक होती है स्ट्रेटेजी में कि हम अच्छी करें। आप प्रभावी बोल रहे हो, बस यही चीज जो बोली है सर ने ना, इन पर काम करो। श्योर सर। और वैसे ही सफल हो। पिछली बार कितने मार्क्स मिले थे आपको? सर 57 मार्क्स। हाँ, तो अच्छे मार्क्स मिले थे बहुत। गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ये तो सक्सेसफुल